प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। आज के शो में हम आवाम से बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के मसले के हवाले से। क्लाइमेट चेंज इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े मसले की शक्ल में मौजूद है, जिसकी वजह से दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों की तरह पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ नौइयत की तबाहकारियों का सामना है। पाकिस्तानों को इन दिनों फ्लडिंग का सामना है। सिर्फ पंजाब के अंदर 40 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। उसके अलावा जो ये फ्लड का सिलसिला है ये अब सिंध तक भी पहुंच गया। आम आदमी इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या सोचता है, माहिरीन क्या सोचते हैं और मुस्तकबिल में किस तरह से हम इस तरह की सूरत हाल से बच सकते हैं, आइए चलकर लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। कुछ नौजवानों से चल के बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज के सीरियस इशू के बारे में क्या सोचते हैं। एक नौजवान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। भाई ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज जो आप देखते हैं, जो फ्लड्स आ रहे हैं और जो दूसरे मसाइल हम देख रहे हैं, तकरीबन हर साल ही हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है। क्या समझते हैं आप, इसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है इस मसले का? पहली तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो फ्लड्स आते हैं और वो बेसिकली है डिफॉरेस्टेशन, जो कि नॉर्दर्न साइड्स पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है और कंटिन्यूसली हो रही है, उसकी रोकथाम नहीं हो रही। तो उसकी वजह से जो फ्लड्स आते हैं हर साल नॉर्दर्न एरियाज़ इफ़ेक्ट होते हैं इन चीज़ों से। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ पे जो है तो ख़ास कोई एक्शन नहीं ले पा रही। मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन केपी गवर्नमेंट ने पहले भी इस पे इनिशिएटिव लिया हुआ था 1 बिलियन ट्रीज़ का, लेकिन वो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन उससे भी इतना 1 बिलियन ट्री से भी इतना कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमें हर साल देखना पड़ रहा है, क्योंकि हर साल स्वात में ये पहला कोई साल नहीं है जिसकी वजह से ये सैलाब वगैरह आए। अभी पंजाब की साइड पे भी आप देख सकते हैं कितना उन्होंने इफ़ेक्ट किया है पंजाब एरियाज़ को, केपी एरियाज़ को। तो ये सीरियस इशू है और इस पे नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे बात होनी चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए डिफरेंट जगहों पे, ताकि लोग इससे अवेयर हों और हमें प्लांटेशन ड्राइव करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। मेरे ख्याल में आई थिंक मेजर प्रॉब्लम है कि आपकी मैनेजमेंट इन जनरल रिगार्डलेस ऑफ लाइक डिजास्टर्स भी इट्स वेरी रिएक्टिव। हाँ, हर चीज़ से रिएक्ट करती है रादर देन पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स लेके वो चीज़ जब आनी है उससे पहले ही आप रेडी हो के अच्छा उसको प्रिवेंट कर सकें। हम तो सोसाइटीज़ बना लेते हैं दरिया के रास्ते के ऊपर, क्योंकि जाहिर है कि दरिया जो है वो हमें पानी आता हुआ दिख नहीं रहा होता कई साल तक। हम सोचते हैं जी ये ज़मीन शायद वो हमारी हो गई है। रिवर बेड के ऊपर, रावी के ऊपर और कई जगह पे हमने जो है वो सोसाइटीज़ बना ली, पैसे कमाने शुरू कर दिया और जब पानी आया तो हमने कहा ये तो गलत हो गया। तो अब मसला ये कि पैसे भी तो कमाने हैं। लेस अबाउट पैसे कमाना, इट्स मोर अबाउट पैसे लाइक रिच गेटिंग रिचर वाली चीज़ है ना, उन्हें कहीं पैसे लगाने भी तो है। अगेन रिएक्शन से कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलता, प्रिवेंशन से निकलता है। दरख्त आपको कोई इंक्रीज़ नज़र आया इस्लामाबाद में? दरख्त और काट दिए हैं, वो रोड बना दिए है, इंटरचेंजेस बना दिए हैं दरख्त काट के। अब अगली बारी इस्लामाबाद की होगी, उधर भी फ्लड आएगा। पर लाहौर तो ज़ाहिरी बात है, लाहौर तो पहले से ही इस तरह का है, पोल्यूशन का भी मसला है और दरख्त है भी नहीं लाहौर में। तो ये अब इस्लामाबाद की अगली बारी होगी, अगर इस तरह दरख्त काटते रहे तो इधर भी फ्लड्स आएंगे। तो काम तो कोई नहीं हो रहा अगर आप इस तरह देखें तो। क्लाउड बर्स्ट वगैरह तो इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं आप। क्लाउड बर्स्ट इस्लामाबाद में है, लेकिन इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल ग्रीन है, ठीक है, नेचुरली उधर दरख्त हैं, ठीक है, पहाड़, और वो सपोर्ट करने के लिए, फ्लड को बचाने के लिए है सारा सिस्टम। लेकिन जो लाहौर इस तरह के एरियाज़ है ना, वो बहुत प्रोन है, क्योंकि वो सारा लैंडस्केप में उन्होंने काट के कंस्ट्रक्शंस हुई हुई हैं और वो सारा सिस्टम हुआ है। तो अब ये कौन समझाए और किसको समझाए और कैसे समझाए कि भाई ये सब कुछ ना करो जो कर रहे हो, दरख्तों को मत काटो, नेचर के साथ खिलवाड़ ना करो। ये समझाने की ज़बान कौन सी होगी और कौन समझाएगा? ये समझाने की ज़बान आप सबसे पहले अपनी आवाम को समझाएं, ठीक है, जो ये दरख्त पे फॉरेस्ट फायर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें करती है, ठीक है। जब आप आवाम को समझाएंगे और गवर्नमेंट ख़ुद भी काम करेगी तो फिर सारे लोग भी करेंगे इस चीज़ पे काम। जब गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव नहीं लेगी तो आवाम क्या काम करेगी? आम आदमी अपने लेवल पे इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की बेहतरी के लिए क्या कर सकता है? इसमें यह है, जैसे मैंने आपको बताया है कि एज एन इंडिविजुअल हमारा रोल आता है कि पहले तो हम इस चीज़ को समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल दो अगर मैं बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, एक तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जैसे हम लोग अब आजकल इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं और जो ये पेट्रोल है और जो हम लोग ये खेतों को आग लगाते हैं उसकी वजह से, और दूसरा डिफॉरेस्टेशन जो है, ये दरख्त काटना है। अगर इसको हम लोग कंट्रोल करें और हर बंदा अपने लेवल पे इन बेसिक चीज़ों को भी देख ले तो मेरे ख्याल से कलेक्टिवली इन चीज़ों को हम मिलकर एड्रेस कर सकते हैं।
आपको लगता है कि आम आदमी में इतना शऊर है? पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो तो अपने मकसद के लिए दरख्त उसको चाहिए होते हैं जलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो वो तो कर लेता है। मतलब उसमें ये शऊर कैसे हम बेदार करेंगे? शऊर सर बेदार और एज अ नेशन मैं बात करूं तो शऊर एज अ नेशन आगे लेके चला जाता है। उसमें यह है कि रियासत अपने लेवल पे काम करें और तालीम का जो एक एलिमेंट है, देखिए हम देखें बहुत सारी चीज़ें अपने निसाब में शामिल कर चुके हैं, तो ये भी चीज़ अगर हम लोग अपने निसाब में शामिल कर दें तो आने वाले सालों में हमारी नई जनरेशन तैयार हो जाएगी जो इस चीज़ को समझेगी और मिलकर फिर एक सोसाइटी और एक एज अ नेशन इस चीज़ को फिर हम इस मसले को हल कर सकते हैं। आपका ताल्लुक एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से है, इस्लामाबाद की, तो आप उसमें यूनिवर्सिटी लेवल पे आप क्या कर रहे हैं निसाब में शामिल करने के लिए इन चीज़ों को? निसाब में शामिल करने के लिए ये कि जैसे हमारे पास इस दफ़ा करंटली मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, कम्युनिटी का और सिविक्स एंगेजमेंट प्रोग्राम हमारे पास है, कोर्स पढ़ा रहा हूँ। उसमें हम स्टूडेंट्स को बहुत सारे इस तरह के सोशल इवेंट्स और सोशल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दे रहे हैं, और उसमें स्टूडेंट्स खुद इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे अवेयरनेस और एक्शन प्रोग्राम्स लिए जा सकें वो हम लोग बच्चों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, जहाँ पर वो कलेक्टिवली एक अवेयरनेस से लेके एक एक्शन प्रोग्राम तक डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो फ्लडिंग और ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पूरी वर्ल्ड में हो रहा है, पाकिस्तान जो है किस तरह से इसका मुकाबला कर सकता है? क्योंकि इस वक्त तो हम बहुत ज़्यादा हर लिहाज से मुझे लगता है कि हम नाकाम नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले मेरे ख्याल में पर्सनली प्लांटेशन करनी चाहिए दरख्तों की। जब भी सोसाइटीज़ वगैरह बनती हैं तो डेवलपमेंट के दौरान दरख्त काट दिए जाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि दरख्त कब लगाने हैं। सेकेंडली, अगर NDMA की तरफ देखा जाए तो NDMA ने सिर्फ नशर हो जाता है, मैसेज आ जाता है हमारे सेल फोन्स पे कि जी इतने बजे आपने निकलना नहीं है, लेकिन कोई बचाव के लिए नहीं आता और लोग डूब गए। अभी भी जब KPK में हुआ था सारा सिनेरियो ये क्रिएट, तो लोग डूब गए थे, लेकिन आने में बहुत टाइम लगा दिया था। तो पर्सनली मेरे ख्याल में तो ये है। सही है। आप मुझे बताइए, जब आप लोगों को देखते हैं कि अपने घरों से बाहर हैं या अपने घरों की छत पे खड़े हुए हैं, गांव देहात में, पंजाब में घरों की छत तक पानी आया हुआ है, उनके जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, वो बह गए हैं, इतने बुरे वहाँ पे हालात हैं, आप क्या फील करते हो एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट? हम ये फील करते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ंड वगैरह जारी करें और वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स वगैरह भेजें, जिसकी वजह से उधर के जो लोग हैं उनकी मदद वगैरह हो सके और जो उन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करें। नहीं, वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, काम तो वहाँ पे बहुत हो रहा है, उसे प्राइवेट इदारे भी हैं, हुकूमत के इदारे भी हैं, पाकिस्तान आर्मी भी है, काम तो वहाँ पे हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, आप फील क्या करते हो, फिर क्या सोचते हो कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन अभी जैसे इसने प्लांटेशन की बात की है, प्लांटेशन भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग पिंडी में रहते हैं तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जैसे हम लोग का चक्री रोड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, जिसकी वजह से ग्रीनरी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को ज़रा रोके और लिमिटेड सोसाइटीज़ को अप्रूवल दे। और इसके साथ साथ जैसे एक दूसरी चीज़ को हम लोग देखते हैं, इंसानों का तो नुकसान होता है, लेकिन जब हम नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं तो एक जो नेचुरल हैबिटेट होता है जिसमें जानवर और परिंदे आ जाते हैं, वो भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर होते हैं। तो तुम्हें अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पाकिस्तान का, तो कौन से 3 काम तुम करोगे क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? एक तो देखिए जी, लीगल लैंड पे होना चाहिए, ठीक है, जैसे अभी रावी के बेड पे जो बिल्कुल ही डूब गया, एक तो ठीक से समझदार तरीके से ठीक वाले लैंड पे डेवलपमेंट हो। दूसरा, प्लांटेशन नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ ने रिवर्स नहीं करना अपने आप को। आप क्या समझते हैं क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, वैसे तो ग्लोबल ये प्रॉब्लम है ना, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ओवरकम कैसे करें और फ्यूचर में किस तरह से ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? जी, क्लाइमेट चेंज जो है आज के टाइम में एक बहुत बड़ा एक नेचुरल ग्लोबल फिनोमेनन बना हुआ है और इसकी वजह से बहुत नुकसानात हो रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंट फ्लड्स में हमने देखा कि कितने लोगों के घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और कितनी डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं। और मेन वजह जो मुझे नज़र आती है कि जो जैसे जैसे हम हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए घर बनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है और जितने दरख्त कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं अकर हो रहे हैं। तो इनको क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने का आई थिंक सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जितना हो सके ट्रीज़ प्लांट करें और इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करें। ये तुम किससे कह रहे हो, आवाम से कह रहे हो या हुकूमत से कह रहे हो? हुकूमत से भी, लेकिन आवाम को ख़ुद भी जो है अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम भी अगर देखें तो हमारे घरों में अगर कोई जगह है, जैसे लॉन की अगर जगह है, तो हमने उसे कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। इसी तरह अगर हम खुद ही इनिशिएटिव्स करें, खुद ही NGOs के थ्रू कंट्रीब्यूट करें, तो हम खुद भी बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं।
बिजनेसमैन को हम देख रहे हैं कि सोसाइटीज़ बना रहे हैं रिवर बेड के ऊपर, जैसे रावी का भी केस एक सामने आया। हम तो आम आदमी को कह रहे हैं कि जी उसको शऊर नहीं है और उसको हम शऊर कैसे दिलाएं, लेकिन यहाँ जो बिजनेस टाइकून्स हैं, मतलब उनका रवैया देख के और किस तरह से उनका ये कदम जो है ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है आम आदमी को। जो लोग उन सोसाइटीज़ में रहते हैं, घर ख़रीदते हैं, बाद में वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं जब पानी आता है या दूसरे मसाइल होते हैं। तो कहाँ से किबला जो है, मुझे तो लगता है पूरा किबला का किबला जो है ना वो दुरुस्त नहीं है, तो ये ऊपर के लेवल से भी सही करने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा? आई थिंक यहाँ पर अथॉरिटीज़ का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि ये बिग जायंट्स या टाइकून्स जैसे आप कह रहे हैं, ये क्यों ऐसे कर सकते हैं? क्योंकि इनको लीश दी जाती है, लाइक इनको आज़ादी दी जाती है, तभी ये इस तरह की चीज़ें कर पाते हैं। तो आई थिंक अगर ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्ट्रिक्टनेस या कोई रूल्स और लॉज बनाए जाएं प्रॉपर, उनको उन पर फॉलो भी कराया जाए, तो आई थिंक ये इसको हल कर सकते हैं। क्या खूबसूरत बात कही है, माशाल्लाह। स्टूडेंट हैं और बिल्कुल यंग हैं, लेकिन बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है कि सिर्फ हम उन लोगों को ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते जो ये सोसाइटीज़ बना रहे हैं, बल्कि जो लोग इसकी परमिशन दे रहे हैं वो भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। तो एक आम आदमी से लेके हुकूमत के लेवल पे बैठे हुए लोग और फिर बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो भी, ये सब मिलके अपना रोल अगर अदा करेंगे तो कुछ हालात में बेहतरी आएगी। अदरवाइज़ अगर हम सब मिलकर इसी तरह से अपने मुल्क को तबाह करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को तबाह करेंगे, तो यकीनी तौर पे इसका जो नुकसान है वो आम आदमी को भी होगा, उसको इसका फ़ायदा नहीं होगा और हम लड़खड़ाते हुए लंगड़ाते हुए मुस्तक़बिल में दाखिल होंगे, जो कि यकीनन एक अच्छी बात नहीं होगी। नौजवानों में कितना शऊर है, उनसे बात करके अंदाज़ा होता है कि कितनी गहरी वो सोच रखते हैं, लेकिन ये सोच हमें सोसाइटी के उन सर्कल्स में नज़र नहीं आती जहाँ पर के सही मानों में आनी चाहिए। सारी दुनिया की तरह इस वक्त पाकिस्तान को भी क्लाइमेट चेंज के मसले का सामना है, जिसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं, दूसरे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। दुनिया में कई जगह तो कहत का भी ख़तरा है और इस तरह की सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। अवाम से चल के कुछ माहिरीन से भी बात करेंगे और देखेंगे कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या कुछ हो सकता है। इस्लामाबाद में भी अब तो हम देख रहे हैं क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और पंजाब डूबा हुआ है। 40 लाख लोग जो हैं वो बेघर हैं, लोगों के जानवर बह गए हैं। क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम? ये देखें, जा तो हम पता नहीं कहाँ रहे हैं, लेकिन ऐसा ना कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एज एन इंडिविजुअल मैं खुद कुछ नहीं कर रही, जैसे मैं खुद अब मेरी अपनी लाइफ वैसी ही चल रही है, मैं यूनिवर्सिटी आती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, घर जाती हूँ, तो अगर एज एन इंडिविजुअल मैं खुद कुछ नहीं कर पा रही तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती कि कोई और मेरे लिए करे, क्योंकि मुल्क तो कौम से बनता है और कौम तो हम खुद हैं। लाइक जब हम खुद कुछ नहीं करें तो हम क्यों किसी को ब्लेम करें? तो मुझे चाहिए कि अगर हम किसी को ब्लेम करने के बजाय सोल्यूशन ढूंढें, जैसे कि इसने किया या इसने किया, इसकी वजह से हुआ है, हम खुद कुछ कर लें, या हम अगर कुछ बता सकते तो हम सोल्यूशन बता दें ताकि लोग उस पर अमल दरामद कर लें और हमारा कुछ मुल्क का कुछ अच्छा हो जाए। तुम बताओ, तुम्हारी नज़र में क्लाइमेट चेंज के जो मसले हैं पाकिस्तान के अंदर, उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन मेरे नज़दीक तो ये कि अगर हम लोग डैम्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन अब जैसे हम देखें कि हम ज़्यादा नेचर या ब्यूटी पे फोकस करते हैं, तो वो हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम डैम्स बनाएं, हम ट्री प्लांटिंग करें, हम इस तरह की कोई चीज़ करें जिससे हम अब तो जो होना था हो गया, अब हम उसको ठीक कर सकते हैं या आने वाली चीज़ों को रोक सकते हैं। तो हम उसके लिए अगर अभी से काम शुरू कर दें तो वो बहुत बेहतर होगा। आप मुझे ये बताइए कि इतने साल गुजर गए, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है इसको क्यों हम अब तक उसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर पाए? आई थिंक जो मेन वजह है बढ़ती हुई आबादी, क्योंकि बिल्डिंग ज़्यादा बना रहे, हाउसेस, स्कीम्स, फ्लैट्स, इस तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे। इस तरह करके लोग पे कहेंगे क्या मुझे गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी में जो धुआं निकलता है वो एक ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है। जब वो तबाह हो जाती है तो जो रेस बाहर से आ रही होती है वो दुनिया में हिट कर रही होती है, और इस तरह करके जो टेम्परेचर है इट गोज़ ऑन टू द मैक्सिमम और टू द लोएस्ट। और ये भी है कि क्योंकि पाकिस्तान मुल्क लाइन ऑफ इक्वेटर के करीब लाई करता है, इसलिए पाकिस्तान में गर्मियाँ कुछ ज़्यादा होती है, स्पेशली कराची में सबसे पहले ज़्यादा, फिर इस्लामाबाद में ज़्यादा हो जाती है। क्लाइमेट चेंज जो है, जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो हम देख रहे हैं,
फ्लडिंग हो रही है और बहुत सारे मसले जो हैं, क्या उसका हल क्या आपकी नज़र में? मेरी नज़र में इसका हल ये है कि लाइक आवाम खुद भी लाइक कुछ अच्छा, अगर क्लाइमेट चेंज को टॉपिक को अगर लाइक बहुत ज़्यादा बोला जाता है, उसके बारे में बात की जाती है, तो आवाम उसको सुनती है, वो उसको बहुत समझती है, उसको बताती है ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन कोई भी करने ही नहीं देता। जिस तरह ये इशू है, फिर हम कहते हैं कि हमें डैम बनाने की ज़रूरत है, हमारे पास पानी के इतने, अभी हमारा हाल है फ्लड्स, हमारे पास इतने सारे आए हुए हैं, हमें पता है कि हमें डैम बनाने की कितनी ज़रूरत है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स, हमारी गवर्नमेंट चाहे भी कि वो बनाने की कोशिश करे, तो यही आवाम जो बाद में बातें करती है यही रोकती है कि नहीं बनाना, ऐसे नहीं करना, वो जगह भी नहीं देने देती जहाँ पर डैम्स बनने चाहिए। तो इसमें इशू सिर्फ एक साइड का नहीं होता, आवाम भी इसमें बहुत ज़्यादा गलत साइड पर होती है कि वो इस चीज़ को लाइक चेंज को वो बर्दाश्त खुद भी नहीं कर रही, वो चेंज खुद भी लाने नहीं दे रही। आप ये समझते हैं कि ओवरऑल जो मसला है ये वो सिर्फ हुकूमती लेवल पे नहीं है, बल्कि ये पूरा एक कौमी सतह का मसला है, मतलब आवाम को और हुकूमतों को हम सबको साथ बैठना होगा इस मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए, और तब जाकर हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आवाम को बाशऊर करने के लिए, उन्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि वो जो हैं इस सिलसिले में कोऑपरेट करें, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? जो जगहें जिनको जिस तरह के इश्यूज़ हैं कि वो लोग डैम क्यों नहीं बनने देते, उनके जो मसाइल है कि हमारा पानी रुकेगा, इस तरह के, इनको चाहिए कि वो उनके पास जाएं, स्पेशल लाइक उनके सर्विस कैंपेन्स चलें जो उनको इस बात का यकीन दिलाए कि इस लाइक डैम बनने से उनका फ़ायदा होगा, नुकसानात नहीं होगा। अगर उनको इस बारे में इल्म दिया जाए, नॉलेज दी जाए कि उनके नुकसानात नहीं होंगे, तो हो सकता है वो अपनी राय वगैरह चेंज करें, अपना आप को चेंज करें, और वो फिर इस चीज़ के लिए ज़्यादा आगे बढ़ें खुद भी इस चेंज के लिए। क्या फ्यूचर देखते हैं आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान का? इस वक्त तो बहुत ख़राब लग रहा है, मुझे नहीं लगता, बिकॉज इससे क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक पाकिस्तान का मसला है ही नहीं, ओवरऑल ये बहुत बड़ा मसला है। और लेकिन क्योंकि इसके मतलब इसके जो असरात है, नुकसानात है, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नज़र आते हैं, एकदम से नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर भी हर बंदा अपना फ़ायदा देखता है। ऑयल, गैस, फ्यूल्स, इनकी कंपनीज़ हैं, हमारे बाहर मुल्कों के इसके साथ एग्रीमेंट्स होते हैं, हर इंसान अपना फ़ायदा देखता है, वो फिर भी इसकी बेहतरी की तरफ नहीं सोचते कि उसको रोकना चाहिए। हम एक दरख्त काटते हैं, हम दूसरा नहीं उगाते, हम बस अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, तो अपने फ़ायदे देख रहे हैं, नुकसानात नहीं देख रहे। एकदम से अभी कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे बारिशों के निज़ामात कितने ख़राब हो रहे हैं, ऊपर से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जो इस बारिशों को बर्दाश्त भी कर सके। हमें नुकसानात अपने बहुत सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इसके लिए कोशिश नहीं करना चाह रहे। आवाम और हुकूमत दोनों को मिल बैठ के अपने फ़ैसले करने चाहिए। कुछ फ़ायदे आवाम, हुकूमत अपने बैठ के सोचती है, कुछ मसले आवाम को नज़र आते हैं कि वैसे नहीं कर सकते। अलबत्ता दोनों एक दूसरे को कोसते रहते हैं कि वो गलत है, वो गलत है, लेकिन कोई भी अपनी तरफ से कोई बेहतरी लाने के लिए कोई फ़ैसला कोई आगे नहीं आ रहा। खुद आगे आना चाहिए, चेंज को खुद डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। हर चीज़ में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिल सकता, थोड़ा बहुत नुकसानात होते हैं, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए और बाकी बेहतरी के लिए आपको अपनी चीज़ें, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजारते हैं, मतलब जब डिज़ास्टर आता है तो पता चलता है कि जी हम जो है डूब गए हैं, पूरा मुल्क ही तकरीबन डूबा हुआ है, और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो हम बड़ी खुशी से खाते पीते रहते हैं। लगता है जिंदा कौम है हम। मेरे ख्याल से हमें एज ए नेशन ये देखना चाहिए कि अब जिस तरह अब यहाँ पे सैलाब वगैरह आ रहे हैं, तब सब देखते हैं कि ये मसले हैं पाकिस्तान में, हमें ऐसे कर देना चाहिए था तो ये सब कुछ ना होता। जिस तरह लाहौर में वो पार्क व्यू सिटी वाला है, अब जाहिर सी बात है एक वहाँ पे एक सोसाइटी बनी है, तो उसको पहले जंग से सारे वो मेजर्स देखने चाहिए थे कि अगर वहाँ पे पानी ज़्यादा आया तो वो पानी अंदर ना आता, किसी तरह वो ऐसे मेजर्स लेते कि वो सैलाब वहाँ ना आ पाता। वहाँ पर जो इतने ज़्यादा घर वहाँ पर डूबे हैं, वो जो फैमिलीज़ वहाँ से बेघर हुई हैं, अब वो किसका कसूर है? अब जाहिर सी बात है कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी की मेहनत पे उन्होंने नया घर बनाया। सोचें कोई एक किसी को सिर्फ अभी कोई 2 दिन हुए हैं शिफ्ट हुए पर, और अगले दिन उसका पूरा घर डूबा हुआ, तो इसमें किसकी गलती है? जब ये सैलाब और ये सारी डिस्ट्रक्शन तुम देखती हो, जो ये इसकी वजह से आ रही है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्या फील करती हो एज ए यूथ, एज ए यंगस्टर? मुझे काफ़ी दुख होता देख के कि हम लोग एज ए यूथ, हमारी कंट्री इतना टाइम हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग ये मेजर जो कंट्रोल्स है वो हम लोग अभी तक उस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहे। हमने इतना अपने आप को डेवलप नहीं किया एज अ नेशन कि हम फ्लड्स को कंट्रोल कर सकें, और इसके लिए मेन हमारे पास यही कि डैम्स बनने चाहिए। डैम्स इतने टाइम से कह रहे हैं कि डैम्स बनाएंगे, लेकिन बने नहीं हैं। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से और उसके नतीजे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होने वाली तबाहकारियों के हवाले से,
तो डेफिनेटली हमें किसी ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो इस टॉपिक पे हमारी रहनुमाई भी करें और हमें बताएं कि क्या इक़दाम जो हैं वो इस हवाले से किए जा रहे हैं। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि क्लाइमेट पॉलिसी एडवोकेट हैं और उनका इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा काम है। डॉक्टर साहिबा कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल आसान अल्फाज में कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ये है क्या? देखिए 18वीं सदी से पहले तक क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है। आपकी एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो मौजूद हैं। उनका मकसद ये होता है कि जब सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, वापस जाती हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कुछ शुआएं ट्रैप होती हैं ताकि आपकी अर्थ का, ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके, ताकि यहाँ एग्रीकल्चर ग्रो करे और यहाँ पर लाइफ सस्टेन रह सके, जो कि आपके बाकी प्लैनेट्स पर नहीं होती। तो ये ग्रीन हाउस गैस का कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस था। 200 पार्ट्स पर मिलियन एक यूनिट होता है। हम कहते हैं कि इतनी मिकदार में हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस एक बैलेंस में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन 18वीं सदी में जब शुरू हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके कुछ ममालिक में, जो कि आज यूरोप में है, अमेरिका साइड, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट की अनचेक्ड। कोयला जलाया, फॉसिल फ्यूल्स को जलाया और इतना ज़्यादा गंदा धुआं, आलूदगी फैलाना शुरू कर दी कि उससे ये जो ग्रीन हाउस गैसेस थी जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड डोमिनेटिंग गैसेस हैं, इन्होंने आपका जो है बैलेंस उनका आउट होना शुरू हो गया। यानी कि 420 पार्ट्स पर मिलियन अब हमारे पास इनका कवर है एटमॉस्फेयर में, जो कि डबल द अमाउंट है जो ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था। अब क्लाइमेट चेंज नेचुरल नहीं रहा, उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ शामिल हो गई हैं, जो कि कुछ ममालिक की अनचेक ग्रोथ की वजह से हुई। जब उनको पता लगा, साइंटिस्ट को, कुछ इवेंट्स हुए जैसे कि लंदन स्मॉग 1952 का, इसके अलावा आपके पोल्यूशन इतना हो गई, कहीं पे एसिड रेन शुरू हो गई, फिर साइंटिस्ट ने वार्न करना शुरू किया कि ये ग्रोथ अनचेक्ड ये पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ला रही है। तो आपका अगर टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से 1.5 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया दुनिया में, तो बारिशों का पैटर्न चेंज हो जाएगा। जहाँ बारिशें कभी नहीं हुई वहाँ भी शुरू हो जाएंगी, समंदरों का पानी बढ़ जाएगा, ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, पूरा वाटर साइकिल या वेदर साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दिस इज़ क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में साइंटिस्ट हमें 18वीं सदी के एंड से वार्न कर रहे हैं, जो कि अब नेचुरल नहीं रहा बल्कि हमारी एक्टिविटीज़ ने उसको मज़ीद बढ़ा दिया। अच्छा, क्लाइमेट चेंज वैसे तो एक बैनुल अक़वामी इशू है, लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की और जिस खित्ते में पाकिस्तान वाक़ है, तो इसके जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, वो बाकी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान पर किस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में असरअंदाज होते हैं? देखिए, पाकिस्तान या साउथ एशिया का खित्ता ये बहुत वल्नरेबल है और इसके बारे में एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, IPCC कहते हैं। ये पूरी दुनिया से साइंटिस्ट का एक्सपर्ट पैनल होता है जो कि क्लाइमेट पे मॉडलिंग करता है, स्टडी करता है। उन्होंने कोई अभी तक 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स निकाली हैं। 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा कि क्लाइमेट चेंज कर तो कोई और रहा है लेकिन भरेगा कोई और, यानी कि साउथ एशिया का खित्ता वो खित्ता है जो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। यहाँ के पॉपुलेशन डायनामिक्स ऐसे हैं कि यहाँ गुर्बत है, यहाँ पे फिर इन्वायरमेंट इस तरह का है कि यहाँ की कम्युनिटीज़ डिपेंड करती है नेचुरल सोर्सेज पे, जंगलात हैं, पानी है, ग्लेशियर्स हैं एक्सेट्रा, तो वो तबाह होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि साउथ एशिया के खित्ते में जो वेदर साइकिल है, जो कि आप जिसमें वन एग्जांपल इज़ मूनसून जो कि बे ऑफ बंगाल से आती है, वो डिस्टर्ब हो जाए, और अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है इनके लिए, और पानी की किल्लत वगैरह वगैरह। उस वजह से पाकिस्तान, क्योंकि हम साउथ एशिया में बैठे हुए हैं और हम ऐसे रीजन में हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की एमिशंस जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं और हमारी नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी ना होने के बराबर हम सफ़र कर रहे हैं दूसरों की वजह से। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। आपको भी पता है नॉर्थ में ग्लेशियर्स हैं जिसको हम थर्ड पोल कहते हैं, और साउथ में हमारे कोस्टल बेल्ट आती है जो कि बैडली अफेक्ट हो रही है ओनली बिकॉज क्योंकि चंद ममालिक जो हैं वो अपनी एमिशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और हम अगर उस ग्रोथ पे के पैटर्न पे जाएंगे तो हम पे सैंक्शंस लग जाएंगी। सो ये आप इसको ग्लोबल हिपोक्रेसी भी कह दें, और क्लाइमेट चेंज नरेटिव तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे ममालिक जो ये सारे काम कर रहे हैं, तो क्या इनको अंदाज़ा नहीं है कि जो आने वाला वक्त है, जो हमारा फ्यूचर है, वो किस तरह का होगा, उसकी शक्ल क्या होगी? देखिए, इनके अंदाजे की मिसाल सबसे बड़ी 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है जो कि सब ने रेटिफाई किया, क्योंकि सब इस बात को अंडरस्टैंड करते थे कि क्लाइमेट चेंज है, ये एक रियलिटी है, और इसमें हमारी शेयर्ड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रिंसिपल, यानी कि हर एक पे अलग अलग तरीके की जिम्मेदारी है क्लाइमेट एक्शन लेने के लिए। जो अमीर ममालिक हैं वो बाउंड हैं कि वो गरीब ममालिक को पे करें और रेपरेशन से, जस्टिस के एस्पेक्ट जैसे कि मैंने बात की, उनको पता था तभी रेटिफिकेशन हुई। लेकिन
अब ये मामला ऐसा है कि और क्लाइमेट चेंज आपके जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी डेवोस की मीटिंग में भी ये कहा गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट है और कंट्री लेवल पे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है ये। लेकिन उस चीज़ को डेवलपमेंट प्रायोरिटी अभी तक आपके अमीर ममालिक नहीं बना पाए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देखें, नेटो की कॉन्फ्रेंस होती है सिविल में, वो अपना फाइनेंस प्लेज कर देते हैं कि हम डिफेंस में 2035 तक 5% कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जब क्लाइमेट में अडेप्टेशन फाइनेंस की बात आती है, हर साल कॉप पे डिस्कशन होती है, वो उस पर प्लेज नहीं करते। तो ये ग्लोबल हिपोक्रेसी है, ये मैनिपुलेशन भी आप कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ को, जिसमें पाकिस्तान है, दबाने की एक कोशिश है कि हम आपको नहीं करेंगे, आप तबाह भी होंगे पर हम आपको पैसे नहीं देंगे। और फिर वो कंट्रीज़ अपने आप को कहते हैं कि हम तो इक्विटेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट इक्विटेबल, ये इनजस्टिस है जो हमारे साथ हो रहा है। बिल्कुल सही है। अब सवाल ये कि दुनिया हमारे साथ जो कर रही है ये छोटे मुल्कों के साथ, तो वो तो अपनी जगह पे है। सवाल ये कि अब हमने क्या सोचा है, क्योंकि अब हम सिर्फ हमें सैलाब का सामना नहीं है, अब हम ये देख रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अब हमें शदीद तरीन गर्मियों का सामना है और सर्दी के मौसम में शदीद तरीन सर्दियाँ पिछली दफ़ा भी हमने देखी। तो अब हम अपने तौर पर जो है क्या इक़दाम कर रहे हैं या क्या इक़दाम कर सकते हैं, और उसके अलावा मुझे ये भी बताइए कि आम आदमी जो है वो इसमें किस तरह से अपना कोई रोल प्ले कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपको अपना केस स्ट्रॉन्ग करना होता है इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो आपको डेटा चाहिए होता है। और वो डेटा क्या होता है, पाकिस्तान को ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा एक तो नुकसान तो हम बता देते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि हम उस नुकसान को अडेप्ट कर सकें, उसको बर्दाश्त करने की, क्लाइमेट शॉक्स को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी क्या है, जिसको आप अडेप्टेशन कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। फिर हमारे डोमेस्टिक वसाइल कितने हैं कि हम उससे ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं। इस साल जो सैलाब आए हैं 2022 और 25 के सैलाब में मेजर डिफरेंस है एनसो का। एनसो एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जो पैसिफिक ओशन में आबो हवा के प्रेशर से वो डिटरमिन करता है कि साउथ एशिया में कितने बादल जाएंगे, बरसेंगे, और क्या बादल जाएंगे और नहीं बरसेंगे। तो 2022 के सैलाब में एनसो ने डोमिनेट किया था, यानी कि हम कह सकते थे क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वेदर साइकिल चेंज हुआ है, लेकिन इतना क्लियरली क्लाइमेट चेंज की मैनिफेस्टेशन नहीं थी। इस साल आपका मॉनसून पैटर्न एकदम बे ऑफ बंगाल से एंटर हुआ है, जो कि सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है और इतना प्रोलॉन्ग स्पेल कि ये क्लाइमेट चेंज ड्रिवन है। तो अब हमें पता लग गया कि ये एक हार्श रियलिटी और हमें अडेप्ट करना है। हमारी रेजिलियंस डोमेस्टिकली हमें क्यों नहीं पता कि हम कितना अपने वसाइल जनरेट कर सकते हैं। देखिए, आपका पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट कहता है कि आपको डोमेस्टिक क्लाइमेट फंड इस्टेब्लिश करना है, जिसको आपको यूज़ करना है जब इस किस्म के क्लाइमेट शॉक्स आते हैं, पर हमने इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ। जब तक आपको अपने एग्जिस्टिंग वसाइल का नहीं पता, आप इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके ना कमिटमेंट्स दे सकते हैं, आप अपनी प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर सकते। देखिए, अगर फंड आए भी, IMF का हमें रेजिलियंस फैसिलिटी मिली है, प्रायोरिटाइजेशन कैसे होती है, अडेप्टेशन किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में करनी है, वाटर पे करनी है, सूबों की अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म किधर है। 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई सब्जेक्ट है, चाहे वो वाटर हो, एनवायरनमेंट हो, क्लाइमेट हो, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाए। नो बिल्ड जोन्स हैं आपके दरियाओं की, ये आबी गुजरगाहें आपकी नो बिल्ड जोन्स है, आपके रिवर एक्ट मौजूद है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। सजाएं इतनी हल्की हैं कि कोई दरख्त काट के आसानी से चला जाता है, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। टिम्बर माफिया, लोकल गवर्नेंस सिस्टम जिधर है, उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। वो कैपेसिटी असेसमेंट हमने नहीं की भी कि क्या हमारे डिपार्टमेंट्स इस काबिल हैं। सबसे पहले वी नीड टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। जब वो हम कर लें तो फिर हमारे पास टेबल टॉक करने के लिए एक लेवल आ जाता है कि ठीक है, ये हमारी कैपेसिटीज़ हैं, ये वसाइल हैं, अब आप बताएं कि इससे ऊपर का जो नुकसान हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है और वी नीड रेपरेशंस, हमें एड नहीं चाहिए। ये स्टांस, ये नरेटिव हमें छोड़ना होगा कि हमें दुनिया से इमदाद चाहिए। हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें हमारा राइट चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके पीछे पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। जब तक हम ये स्टांस नहीं अपनाएंगे, दुनिया आपको रोलती जाएगी। जैसे अभी अफगानिस्तान में ज़लज़ला आता है, वहाँ पे एड फ़ौरन आती है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज से इतनी तबाही होती है पर उस लेवल की एड नहीं आती। ये बताइए कि इनफरादी तौर पर क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कि इनफरादी तौर पे सबसे पहले आगाही होना, इस चीज़ को अपनी लाइफ के साथ लिंक करना कि मेरी नस्ल कल को ये हरियाली और क्या मेरी नस्ल कल को इस मुल्क में रह पाएगी। ये सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज है कि अगर यहाँ जंगलात ख़त्म हो गए, यहाँ पे इस किस्म के एक सैलाब आता है, हम 30 साल पीछे चले जाते हैं, तो क्या बनेगा। और हमारे पास कोप अप की स्ट्रैटेजी नहीं है। इसको लिंक करें अपने साथ, अपनी नस्ल के साथ, अपने आप के साथ, अपनी ज़ात के साथ।
आप देखें कि आप क्लाइमेट चेंज को समझ पाएंगे। अभी मसला ये है कि आगाही का लेवल ये है कि नॉर्थ में सैलाबी रेले आ रहे होते हैं, साउथ से टूरिस्ट नॉर्थ में जा रहे होते हैं। तो बात यह है कि क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज ज़रूरी है ताकि आगाही मुहिम दी जाए। ये वॉर फुटिंग पे करने की ज़रूरत है। आपकी आवाम अभी भी इस चीज़ को सीरियसनेस से नहीं कंसिडर करती। टूरिज़्म के हवाले से हम बात करते हैं। आखिरी सवाल है मेरा ये जो हम निकल पड़ते हैं मुंह उठा के, अपने ख़ानदान का कोई समझ लीजिए कि 5 महीने का बच्चा भी उठा लेते हैं, उसमें भाभी को भी ले लेते हैं, भाईजान को भी ले लेते हैं, अब्बा को भी ले लेते हैं, ससुर को भी ले लेते हैं, सबको ले लेते हैं और हम नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं पे भी निकल पड़ते हैं। और फिर उसके बाद आपने चिलास में और मुख्तलिफ जगहों पे सवात में जो हादसा इस साल के दौरान देखे, वेदर फोरकास्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। निकलने से पहले हम ये सोचें या हमारी गाड़ी में कोई इस तरह का सामान मौजूद हो जो किसी इमरजेंसी की सूरत में, जिसमें कि आप समझ ले एक बड़ी रस्सी हो या और कोई चीज़ हो सकती है, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। और क्या समझती हैं आप, लोग जो सोचते हैं यार, अच्छा हम ये समझते हैं कि शायद कि अगर किसी के साथ बुरा हुआ सफ़र के दौरान तो वो दूसरों के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं हो सकता। हम एक डिनाइल की कैफियत के अंदर हैं। क्या कहेंगी जो टूरिज़्म पे लोग अब उसी तरह से जा रहे हैं, जबकि लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है, अब बारिशों के पानी के रेले भी ऊपर से आ रहे हैं, उसमें बेशुमार लोग जो हैं उनकी हम बात हुई हैं। देखिए, पहले मुझे लगता था कि नहीं आगाही इस मामले में, लेकिन जब इस दफ़ा मैंने हालात देखे मुझे लगता है डंडे के ज़ोर पे ही करना पड़ेगा। आप लोगों को नहीं रोक सकते क्योंकि लोग शायद उस चीज़ को समझ नहीं रहे अभी। आपको जान बचानी है, एक इंसानी जान प्रायोरिटाइज की जाती है ऐसे मामलात में, तो फिर डंडे का जोर है। वहाँ पे आप बंद कर दें टूरिज़्म, जब स्पेल होता है इस तरह का मना कर दें। नहीं कर सकते तो लोगों को जो है आई थिंक हैवी फाइन्स होने चाहिए कि आपको वेदर फोरकास्ट का नहीं पता। चले वेदर फोरकास्टिंग भी हमारी वीक चल रही है, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ तो अंदाज़ा होता है कि बरसात का मौसम है। ये तो एक लोकल विजडम है, नॉलेज है कि बारिश सैलाबी रेले पहाड़ों से नीचे आ सकते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है जहां आप जा रहे हैं। तो इस मामले में आपको थोड़ी कहीं जाने से पहले उस जगह के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए, और बहुत सारी नई बातें आपके हवाले से जानने और समझने का मौका मिला। और हमारी दुआ है कि जिन जिन लोगों को जहाँ जहाँ इन बातों को समझना चाहिए, वो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो ये बातें समझें और हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतरी ला सकें। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।